Hello students, welcome to my online chemistry class. Students, in today's class we are going to discuss the last topic of this chapter second solution. Students, आज हम लोग चैप्टर सेकंड का ये लास्ट टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो कि है आपका एबनॉर्मल मोलर मास। इससे पहले हमने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पिछले वीडियोज़ में पढ़ी, जिसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा। इसके अलावा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, उसी बेस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही बेस मानकर हम लोग यहाँ पर ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल मोलर मास यानी कि वो मोलर मास जो नॉर्मल मोलर मास से अलग आए, उसी को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये अलग क्यों आता है स्टूडेंट्स? जैसा कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वो डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, ना कि नेचर पर। आपने देखा जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी उनमें फ्रीजिंग पॉइंट अलग आ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग आ रहा था उनका। साथ ही साथ आपने देखा था कि उनका जो है जो सॉल्यूट्स थे, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट अलग आया। साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट अलग आने के अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिला वहाँ पर, यानी प्रेशर में भी चेंज देखा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने समझा। तो स्टूडेंट्स, इसी बेस पर अब इनसे जो मोलर मास भी निकलेगा इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, तो इनसे निकलने वाला जो मोलर मास है वो भी अलग आएगा। अब इस मोलर मास को, ये जो एबनॉर्मल मोलर मास आया है, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट हम उसको करेंगे स्टूडेंट्स वेंट ऑफ फैक्टर से। वेंट ऑफ फैक्टर से हम लोग ये पता लगाएंगे कि किस डिग्री तक, किस लेवल तक जो है रिएक्शन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ है। डिसोसिएशन का मतलब होता है कोई भी स्टूडेंट्स पार्टिकल दो पार्ट में या अलग अलग मोल्स में ब्रेक हो जाए, और एसोसिएशन का मतलब है जब दो आपके अलग अलग नेचर कैटाइन या एनाइन एक दूसरे से मिले, यानी दो मोल जब आपके मिलकर नए मोल्स बनाते हैं उसको बोलते हैं एसोसिएशन। सो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं अब ये वेंट ऑफ फैक्टर्स किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे, और इससे जो है हम नॉर्मल मोलर मास या फिर ये जो एबनॉर्मल मोलर मास है इसको करेक्ट कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट यहाँ पर करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल मोलर मास और अबनॉर्मल मोलर मास का ये रेशियो होता है। नॉर्मल मोलर मास यानी कि जो जनरल मोलर मास आता है जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को नहीं लेते हैं। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब जो मोलर मास आएगा वो नॉर्मल से अलग आएगा। इसको हम कहते हैं अबनॉर्मल मोलर मास। अब हम आगे बात करते हैं, अगर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात करें तो आई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने ऑब्जर्व की है रियल वैल्यू, या फिर जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे भी हम लोग आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है इसको हम लोग पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में भी अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, जहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स लेंगे डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद, और वहीं दूसरी तरफ रेशियो में हम ले सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि डिसोसिएशन से पहले या एसोसिएशन से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स थे और उसके बाद जो मोल्स थे, इन्हीं का रेशियो जो है वेंट ऑफ फैक्टर कहलाता है। इससे हम पता लगाएंगे
किस लेवल तक जो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन मोल्स का हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है इसका एप्लीकेशन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की इक्वेशन हमें याद है, इसमें हमने डेल्टा टी बी इक्वल टू लिया था के बी एम। डेल्टा टी बी हमने के बी इंटू मोलैलिटी लिया था। तो उसमें हम लोग क्या करना है, आई का मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट में भी इसकी इक्वेशन हमें याद है के एफ इंटू एम थी। तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाला था जिसमें पाई इक्वल टू हमारा था आई एन पी आर टी अपॉन वी, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वेंट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स इस वेंट ऑफ फैक्टर का हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशंस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं वेंट ऑफ फैक्टर में डिसोसिएशन और एसोसिएशन की। तो जो डिसोसिएशन होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का, जिसमें NaCl का मोल हमने जो है यहाँ पर 1 मोल, जो कि आपका ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसमें कोई दिक्कत, तो हमने यहाँ पर माना कि इसका ये 1 मोल था यहाँ पर, और इसका जो है ये डिसोसिएट हुआ है, यानी कि डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। कि जो मोल्स टूटते हैं तो वो 1 मोल अगर है तो वो 1 से ज़्यादा मोल में ब्रेक होगा, इसलिए हमेशा आई की वैल्यू जो है आपकी डिसोसिएशन में ज़्यादा आती है, क्योंकि मोल्स जो हैं बढ़ जाते हैं इस केस में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिया कि ये हमारा NaCl का 1 मोल था, तो ये डिसोसिएट हुआ है, तो इसमें से हमने माना इसका कुछ पार्ट यानी X पार्ट जो है वो इसमें से डिसोसिएट हुआ, और वो जो मोल्स हैं डिसोसिएट होकर वो Na और Cl में चले जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो हम लोग निकालते थे, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो तो हमारी 1 थी, हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने माने थे, 1 माने थे। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ से आएगी इस रिएक्शन से, तो वो आएगी स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स प्लस, और यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में भी x और x है, तो इनको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी i की वैल्यू आएगी, इसमें ये x से x कट जाएगा, तो i की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1। तो आपने देखा इस केस में ये जो वैल्यू आई है फाइनल वैल्यू, मैं इसको अब मिटा देता हूँ, आपको समझ में आया होगा ये। तो जो i की हमारी वैल्यू आई है इस केस में, वो हमेशा जो है i की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1 प्लस एक्स अपॉन 1। तो आप देखें ये जो आपकी i की वैल्यू आई है, यानी वेंट ऑफ फैक्टर आया है, वो हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम एसोसिएशन को भी यहाँ पर समझ सकते हैं। एसोसिएशन के केस में भी जो वेंट ऑफ फैक्टर है, एसोसिएशन जैसे कि हमने बताया कि 2 मोल्स आपस में जुड़ेंगे, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होने वाली है। इसलिए बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आई की वैल्यू होगी एसोसिएशन के केस में ऑलवेज लेस देन आपकी 1 आएगी। तो इसमें आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, it was the last topic of your chapter 2. I hope you all have understood the chapter 2.
and you must have seen all the videos of this chapter. अगर आपने सारी वीडियो सीरीज़ में देखी हैं लाइन से, तो आपको सारे टॉपिक्स आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस